तो चलें सर, अब हम स्टार्ट करते हैं FETPL मॉडल। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, वही सवाल हम FETPL मॉडल से करेंगे। तो FETPL मॉडल पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। FETPL मॉडल में क्या होता था सर, अगर हमारा बिजनेस मॉडल यानी हमारी इंटेंशन है होल्ड टू सेल, यानी कि हमने इसलिए बॉन्ड अपने पास रखा हुआ है कि जैसे ही मार्केट में उसका रेट ऊपर जाएगा तो हम उसको बेच देंगे, या हमारे जो कैश फ्लो SPPI ना हो। अगर तो इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी है तो हम उसको किस चीज़ पे रखेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे। तो सर ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो आपने शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए खरीदे हुए हैं कि जैसे मार्केट में उनका रेट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनको सेल कर देंगे। तो सर हमारा बेसिक मकसद ही क्या है कि हमने गेन कमाना है बॉन्ड के ऊपर से। तो सर अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम FETPL मॉडल से कैसे करेंगे। तो सर मैंने लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर वीडियो में इस टेबल को कटवा दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस वक्त हर साल के एंड पे बॉन्ड की वैल्यू कितनी हुई है हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं थी। हमारे लिए थी वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। हमने ये जो सवाल किया था, हमने इसमें इंटरेस्ट इनकम को दो हिस्सों में तोड़ दिया था। किन दो हिस्सों में कि भाई हमने कमाई कितनी है, ये है कमाई और ये आई। हमें आ रही थी इनकम कितनी सर, 60,000। और हमने कमाई कितनी है, हमने कमाई यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमने चार्ज की थी वो सर कितनी की थी, ये इस टेबल से देख देख के की थी। तो सर हमने ये भी देखा था कि सर हमने कम इनकम क्यों चार्ज की है, कम इनकम क्यों चार्ज की है, क्योंकि सर आपको मिला तो 3 लाख है, लेकिन इस 3 लाख में से 2,62,000 आपने इंटरेस्ट इनकम के तौर पे कमाया, और प्लस 2,62,500 जो है वो आपने इंटरेस्ट इनकम के तौर पे कमाया, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है। और सर जो आपने 37,500 कमाया है ना सर, वो आपने कमाया नहीं है, वो इफेक्टिवली आपने अपनी जो प्रीमियम पे किया था और आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की थी वो आपने रिकवर किया। प्रीमियम प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो रिकवर की थी आपने। तो इसीलिए आपने क्या किया था, इनकम को कम दिखाया था, और बाकी आपने कहा था पैसे मुझे उसकी जो मद है ना उसकी उसमें मिले, यानी उसके एक्सचेंज में मिले हैं। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। बस अभी सवाल को हम देखते हैं FETPL मॉडल से। बस आपने स्टेप्स याद रखने हैं, ये सवाल बहुत बहुत ईजी हैं। तो इसको हम यहाँ काट देते हैं। अब हम इसको मोटाइजेशन कॉस्ट मॉडल से नहीं करने लगे, हम इसको करने लगे हैं FETPL मॉडल से। तो FETPL मॉडल शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, अगर आपने कोई बॉन्ड्स रखे हुए हैं और मार्केट में उसका रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हमने हर ईयर एंड के ऊपर मार्केट को देखना है और देखना है कि हमारी बॉन्ड का रेट बढ़ गया तो गेन बुक कर लो, अगर बॉन्ड का रेट नहीं बढ़ा तो कोई गेन नहीं बुक करना। तो सर अब हम इसको क्या आया कमाया आई और कमाई के अंदर तोड़ेंगे नहीं, यानी अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनाएंगे, नहीं सर अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें हमारा मकसद ही ये था कि हमने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखा हुआ था, और हमने ये देखना था कि हमने इफेक्टिवली इनकम कितनी कमाई है और हमारे पास इनकम आई कितनी है। तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ताकि हमें पता हो कमाई कितनी है और आई कितनी है। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट इनकम से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने सिर्फ फेयर मार्केट की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको अकाउंट फॉर करना है, और जब अच्छी मार्केट वैल्यू मिली तो हमने इसको बेच देना बस। तो सर उसमें हम कैसे निकालते थे बॉन्ड की परचेज प्राइस, वो ऐसे निकलती थी कि आप फेस वैल्यू के अंदर प्रीमियम को ऐड करते थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते थे, और वो प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवर द पीरियड अमोर्टाइज होता था और बॉन्ड अपनी असल फेस वैल्यू पे पहुंच जाती थी। तो सर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि बॉन्ड की फेस वैल्यू आपकी 5 लाख। ठीक है सर, ये वही ही क्वेश्चन है सर, जो आपने प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम आप ऐड कर देंगे। सर इफेक्टिवली आपको मतलब बॉन्ड कितने की पड़ी है, मुझे सर बॉन्ड पड़ी है 5,24,000 की। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, नहीं सर, अब क्योंकि हमने हमने ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे किया है उस बॉन्ड को हासिल करने के लिए पे किया, तो ये एक सिंपल सा हमारा कोई खर्चा हुआ है, किसी चीज़ को हम लेने जाते हैं और हमारा जैसे कोई खर्चा हो जाता है, किसी एसेट को परचेज करने जाए तो उसको हम, अगर तो एसेट खरीद रहे हैं और उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते थे तब, जब हमारा बिजनेस मॉडल होता था अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। लेकिन अब हम जब बॉन्ड खरीदने गए हैं तो हमने इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए नहीं रखना, हमने इसको शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रखना है। तो ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप फॉरेन एक्सपेंस आउट कर दोगे, यानी इसको फॉरेन एक्सपेंस के तौर पे PNL में लिख दोगे। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपकी 13,500 है, इसको चार्ज करोगे, चार्ज एज एन एक्सपेंस इन PNL। तो इसका मतलब FETPL मॉडल के अंदर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को
कैपिटलाइज़ नहीं करोगे, यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, बल्कि क्या करोगे, फ़ौरन एक्सपेंस आउट कर दोगे और प्रीमियम को बनाओगे। तो इसकी एक चार्ट भी शेयर कर दूँगा कि इसमें कैसे होता है, तो बस अभी सीखते जाओ। इनकी डिटेल समरीज़ आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो सर अब अगर 1 जनवरी पे मैं आपके साथ एंट्री करूँ, 1 जनवरी 2012 पे अगर मैं एंट्री करूँ, तो क्या एंट्री होगी कि सर अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो मैंने अपने पास एंट्री की इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट सर कितने से, इस बार 5,24,000 से, यानी कि परचेज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और अगर मैं कह दूँ कि परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कैसे निकला करेगी, फेस वैल्यू प्लस अगर कोई प्रीमियम आपने दिया है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, एक्सपेंस आउट। तो आपने कहा इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट और आपके जेब से गए 5,24,000। लेकिन सर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर उसको आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट फ़ौरन प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए आपने रखा हुआ है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट सर कितने से, 13,500 से, और कैश क्रेडिट आपकी जेब से 13,500 गया। सर उसके बाद अब कोई अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनेगा सर, हमें इंटरेस्ट इनकम तो मिलेगी ना, हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी जी सर, हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। अब आएगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे आपने दो काम किया करना है, एक तो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, ठीक है, आपने दो काम करने हैं, एक तो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, बुक इंटरेस्ट इनकम, और दूसरा काम क्या करना है आपने, चेक फेयर वैल्यू। बस ये दो स्टेप्स याद रखने हैं, फेयर वैल्यू चेक करनी है और जाके इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है। तो हम इंटरेस्ट इनकम कैसे बुक करेंगे सर, कि सर हमें इंटरेस्ट इनकम मिली, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेकिन सर वो कितनी अमाउंट से, सर मिलेगी कितनी अमाउंट से, हमेशा आपको बताया कि मिलेगी कैसे, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, ठीक है। कितने पैसे मिले, फेस वैल्यू है 5 मिलियन, सॉरी 5 लाख, और कूपन रेट है 12%। तो सर ये कितना हो गया, 60,000 कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर अब हमने ये देखना है कि हमारी बॉन्ड इस वक्त किताबों में नज़र आ रही है 5,24,000 की, ठीक है, और मार्केट में 31 दिसंबर 2012 पे वो कितने की नज़र आ रही है। हम गए और टेबल में बताया कि 31 दिसंबर 2012 पे ना आपकी बॉन्ड की वैल्यू 5,20,000। हमने कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, फ़ायदा हो गया हमें, 5,12,000, ओ सॉरी नुकसान हो गया ये तो हमें। जो बॉन्ड 5,24,000 की हमारी किताबों में नज़र आ रही है, अगर उसको मार्केट में अभी बेचने जाऊँ तो 5,20,000 की बिकेगी। तो सर ये तो मेरा लॉस हो गया, लॉस। तो मैंने क्या कहा कि मुझे फेयर वैल्यू लॉस हो गया, मतलब फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू की वजह से लॉस हुआ। तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितने थे सर, 4,000 रुपये। और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कम होगी, इन्वेस्टमेंट को 5,20,000 पे ले आओ, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्रेडिट। यानी सर अगर वो मार्केट में 5,20,000 का बिक सकता है, तो हमारी किताबों में तो 5,24 का नज़र आ रहा है। तो भाई 4 रुपये से उसकी वैल्यू, यानी 4,000 से उसकी वैल्यू कम करके उसको 5,20 पे ले आओ, तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो सर दो काम करना है, इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है और देखना है कि मार्केट में इस वक्त हमारी बॉन्ड महाशय कहाँ पहुँची खड़ी हैं। तो फिर सर आया 31 दिसंबर 2013। फिर से हमें सर रावी ने चैन ही चैन लिखा और हमें पैसे मिले, कैश डेबिट कितना सर, 60,000 फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट पीएनएल के अंदर। ठीक है सर, और दूसरी एंट्री क्या होगी सर, आपने जाके देखना है कि जो बॉन्ड हमारी किताबों में 5,20,000 का नज़र आ रहा है, देखो बॉन्ड 5,20,000 पे पहुंच चुका था, हमने कर दिया था उसको 5,20,000 पे, अब वो दूसरे साल के एंड पे 5,16,000 पे पहुंच गए। सर ये तो बहुत कोई घटिया बॉन्ड खरीद लिया हमने, ये दूसरे साल के एंड पे और नीचे चला गया। तो जो बॉन्ड 5,20,000 का नज़र आ रहा है सर, वो कितने पे पहुँच गया इस वक्त, 5,16,000 पे। तो मज़ीद हमें 4,000 का नुकसान दे गया वो बॉन्ड। तो फिर हम आए सर और हमने क्या लिखा कि फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, कि फेयर वैल्यू की वजह से हमें लॉस हुआ है। और ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जा रहा है, क्योंकि सर शॉर्ट टर्म, जब भी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हो, तो जो भी इनकम है वो भी पीएनएल में जा रही है, और जो भी उसका फेयर वैल्यू चेंजेस है वो भी पीएनएल के अंदर जाएंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो, तो आपका मकसद ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट को बूस्ट करके दिखाओ, नहीं, आपका मकसद ये होता है कि मैंने इसको इन फ्यूचर
अपने पास एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है, तो हम उसके उसके फेयर वैल्यू चेंजेस को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, बल्कि ओसीआई में दिखाएंगे। आगे जाके जब आप एफईटी ओसीआई पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि फेयर वैल्यू का जो चेंज आएगा आप उसको ओसीआई के अंदर लेके जाया करोगे। यहाँ पीएनएल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हमने रखी हुई है, और हमारा मॉडल भी एफईटीपीएल है। एफईटीपीएल का इंटरेस्ट भी पीएनएल में, और उसका फेयर वैल्यू चेंज भी पीएनएल में, और अमोर्टाइजेशन जो हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट थी उसका भी इंटरेस्ट भी पीएनएल में, और उसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू चेंजेस को तो हमने इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं था, ना करना है। तो सर अब हमने फिर से एक बार इंटरेस्ट कह रहा था मैं, बॉन्ड को कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 4,000 से सर अब 5/16 पे हमारी बॉन्ड आ चुकी है, ठीक है। टैली कर लेना बेशक एक बार। फिर सर आया आपके पास 31 दिसंबर 2014। फिर आपने वही काम किया कि आपको इंटरेस्ट इनकम मिली। दो ही काम करना है, इंटरेस्ट की एंट्री करो और फेयर वैल्यू चेंज को देखो। तो आपको इंटरेस्ट मिला, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर कितने से? 60,000 से। और फेयर वैल्यू चेंज कितना सर? अब जो बॉन्ड आपकी 5,20,000 पे आपने रिकॉर्ड की हुई है, सॉरी 5,16,000 पे पहुंचाई हुई है, अब वो बॉन्ड कितने पे पहुंच गई सर? 5,23,000 पे। तो शुक्र है कि कोई गेन आया हमें। हमने अपनी किताबों में जो बॉन्ड रिकॉर्ड की थी 5/24 पे, वो पहले 5/16 पे गई, उसके बाद अब 5/23 पे गई है। तो सर अब हमने कहा कि जो हमने 5/16 पे रिकॉर्ड की थी उसको 5/23 पे लेके जाना है। 5/23 पे लेके जाना है तो कितने का गेन बुक करना पड़ेगा सर? 7,000 का गेन बुक करना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, बॉन्ड की वैल्यू कम हुई थी तो बॉन्ड को कम कर दिया था, अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई तो बॉन्ड को बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट 7,000 से। और पीएनएल में एक फेयर वैल्यू गेन चला गया, मार्केट की वजह से, मार्केट चेंजेस की वजह से गेन आया, पीएनएल क्रेडिट कर दिया। पीएनएल क्रेडिट होता है इनकम से, और डेबिट होता है एक्सपेंस से या लॉस से। तो ये क्या आ गया सर? 7,000। अब जल्दी जल्दी हम 31 दिसंबर 2015 और 16 की एंट्री करते हैं। तो सर कैश डेबिट वही हमें इनकम मिली, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट सर 60,000 से। सर अब जो बॉन्ड हमारी 5,23,000 पे नज़र आ रही है, वो कहाँ पहुँच गई है सर? वो तो 5,10,000 पे गिर गई। फिर लॉस आ गया सर हमें। कितने का लॉस आ गया सर? 13,000 रुपये का लॉस आ गया सर हम फिर 13,000 का लॉस बुक कर लेते हैं। हमारी बॉन्ड रिफ्लेक्ट हो रही थी 5/23 पे, और आ कितने पे गई है? 5/10 पे। तो लॉस कितने का बुक करना है? 13 का। तो सर हमने यहाँ लिखा फेयर वैल्यू लॉस, पीएनएल के अंदर जाएगा सर ये 13,000 से। और बॉन्ड की वैल्यू को कम कर दो कितने से? 13,000 से। तो होप सो सर आपको समझ आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि आप पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो सर पीएनएल में जाएगी आपकी इंटरेस्ट इनकम। आपने बता देनी है, किसी भी साल की वो पूछ लेगा, आपने किसी भी साल की इंटरेस्ट इनकम बता देनी है, ठीक है। और वो कैसे निकलेगी? कूपन रेट को मल्टीप्लाई कर देना आपने फेस वैल्यू से। हर साल आपकी इंटरेस्ट इनकम बराबर होगी। और सर अगर आपसे वो किसी भी साल में खड़ा होकर पूछ ले फेयर वैल्यू गेन लॉस, तो उस साल का फेयर वैल्यू गेन और लॉस आपने क्या करना है? गेन और लॉस कंपेयर निकाल लेना है। और वो कैसे निकलेगा कि बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट क्या है, उसको वर्सेस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है। बॉन्ड की फेयर वैल्यू लिख दे, वो मार्केट वैल्यू लिख दे, तो सर कंपेयर करके देख लेना। अगर मैं आपको पहले साल के लिए बताऊं तो हमने बॉन्ड रिकॉर्ड किया था 5,24,000 पे, ठीक है। और बॉन्ड उस वक्त मार्केट में कितने का देखो? 5,20,000 का।
तो 5,20,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब 5,24,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कैरिंग अमाउंट 5,24,000 है और है वो कितने का सर, 5,20 का, तो 4 का हमने फेयर वैल्यू लॉस बुक कर लिया था। तो इस तरीके से किसी भी साल में खड़े होकर वो आपसे पूछ सकता है, उस साल की कैरिंग अमाउंट निकाल लेना और उस साल की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके आप इसको, ये फेयर वैल्यू लॉस, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ ले बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट, तो बैलेंस शीट में सर नॉन करंट एसिड्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट, सीए से मुराद क्या, कैरिंग अमाउंट, तो मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लिख देता हूँ कैरिंग अमाउंट। तो सर पहले साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या होगी, सर पहले साल के एंड पे आपकी कैरिंग अमाउंट 5,20, ठीक है। दूसरे साल के एंड पे आपकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी सर, 5,16, और बॉन्ड इतने पे नज़र आना चाहिए, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो हर साल के एंड पे सर ये तो बहुत आसान होगा कि हम वहाँ से उठा के देख लेंगे। तो यस सर, आप वहाँ से देख लेना, लेकिन अपने लॉजिक्स और कंसेप्ट को ज़रूर अप्लाई करना। तो एफ मॉडल में हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। एफ मॉडल होल्ड टू सेल अगर हमारा बिजनेस मॉडल है और हमारे कैश फ्लो एस नहीं है, दोनों में से कोई एक बात हुई तो एफ मॉडल, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, फेस वैल्यू और प्रीमियम को ऐड करके हमने निकाल लेनी है परचेज़ प्राइस। ये हमारी परचेज़ प्राइस है जिसके ऊपर हमने बॉन्ड को ख़रीदा है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फ़ौरन एक्सपेंस आउट कर देना है। उसके बाद क्या अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा, नहीं सर कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट किया हमने परचेज प्राइस से, और हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस के तौर पे फ़ौरन बुक कर लिया, ठीक है। फिर हमें कैश, फिर दो काम करने हैं, हमने बुक करनी है इंटरेस्ट इनकम और चेक करना है फेयर वैल्यू चेंज। मार्केट में बॉन्ड ऊपर नीचे जा रही है तो हमने उसको अकाउंट फॉर करना है, यानी किताबों में रिकॉर्ड करना है। तो सर कैसे रिकॉर्ड करना है कि हमने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है हमेशा, जितनी हमें इंटरेस्ट इनकम मिली है, कितनी कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये हमारी आ गई फेस वैल्यू, और ये हमारा क्या आ गया सर, कूपन रेट, ठीक है। तो सर ये था कुछ क्वेश्चन, होप्स तो आपको समझ आ गया होगा। तो फिर हम चलते हैं इसके लास्ट बिजनेस मॉडल की तरफ जो है कि एफ ई टी ओ सी आई।